સુરત, જ્યાં પીએમ મોદી ઇન્ડોર સ્ટેડિયમમાં સંબોધન કરી રહ્યા છે। देशवासियों ने जिम्मेवारी दी। आप गुजरात के लोग तो मुझे भी जानते थे, मेरे काम को भी जानते थे। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लिए मैं नया था। लेकिन देश ने मुझ पर भरोसा किया, क्योंकि आपने देश को बताया कि भरोसे करने जैसा। आज कभी चर्चा होती होगी कि देश में ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, 9 करोड़ टॉयलेट बन गए, ढिकना हो गया, फलाना हो गया। दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। क्या कारण है? कारण मोदी नहीं है, कारण आपका एक वोट है। अब आपको पता चलता होगा कि आपकी वोट की ताकत क्या है। आपके एक वोट ने 5 साल तक मुझे दौड़ाता है। आपका वोट, आपका एक वोट मुझे दिन रात जाग करके आपके लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। सूरत व्यापारियों की भूमि है। आपको जरूर लगता होगा कि आपने 2014 में इन्वेस्ट किया था, उसका पूरा फल आपको मिल गया है। और चक्रवृद्धि ब्याज से मिला होगा। दो 2014 के उन दिनों को याद कीजिए। देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ था। लोग हिंदुस्तान छोड़ करके जाना, बाहर जाना, कहीं सेट होना, उस पर चर्चा चल रही थी। ये भी चर्चा चल रही थी कि अरे देश कैसे बचेगा, क्या होगा देश का। देखते ही देखते निराशा आशा में बदल गई, आशा विश्वास में बदल गया। और ये विश्वास भी ऐसा है जिसने 125 करोड़ देशवासियों में आत्मविश्वास भी जगाया है। ये आत्मविश्वास, ये सपने हिंदुस्तान को बहुत आगे ले जाने की ताकत रखते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना। न मेरा रोने में विश्वास है, न रुलाने में विश्वास है। मुझे आगे चलाने में विश्वास है। और देश चल पड़ा है। हर कोई नए सपने लेकर के निकल पड़ा है। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि मोदी जी, आपने काम तो बहुत किया, हर क्षेत्र में काम किया, लेकिन आपने लोगों में इतनी आशा जगा दी, इतनी अपेक्षाएं जगा दी कि उसको तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा कि निराशा के बजाय आशा पैदा होना अच्छा है कि बुरा है।
नई आकांक्षाएं जगना अच्छा है कि बुरा है? मैंने कहा हमें गर्व होना चाहिए कि देश में एक ऐसी सरकार बनी है जिसने 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को जगा दिया है। देश में एक ऐसी सरकार काम कर रही है जिस काम को देख करके उसको लगता है अरे मोदी जी इतना कर सकते तो ये भी कर देंगे। हमारा यही सबसे बड़ा योगदान है कि निराशा की गर्त में डूबे हुए हिंदुस्तान को आशा विश्वास और अरमानों से हमने भर दिया है और वही देश को आगे ले जाएंगे। यही ताकत है जो देश को आगे ले जाएगी। कोई कल्पना कर सकता है स्वच्छता जैसा विषय देशवासियों ने अपना बना लिया, वरना हमारे देश का हाल क्या था? 2 शब्द हमारे जहन में गर कर गए थे। 2 शब्द ऐसे हमारे सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बन गए थे और उसी ने देश को पटरी से नीचे उतार दिया था। वो 2 शब्द कौन से थे? कोई भी काम हो तो पहला सवाल आता था मेरा क्या? था कि नहीं था? ऐसा था कि नहीं था? ऐसा था कि नहीं था? अच्छा मान लीजिए कोई कहेगा भाई तेरा कुछ नहीं, भाई मैं तो उसमें तुझे कुछ दे नहीं सकता, तेरा कुछ हो नहीं सकता है। तो फिर दूसरा शब्द आता था मुझे क्या? यानी कुछ आशा अपेक्षा से मेरा क्या, लेकिन अगर बात बने नहीं मुझे क्या, जाओ मरो। हमने इन दोनों शब्दों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है दोस्तों, और उसका परिणाम है सबका साथ सबका विकास, हर किसी का साथ। तो दोस्तों मुझे अच्छा लगा सूरत में एक विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रम की रचना की। आप नौजवानों से भी कुछ बातें करने का मुझे मौका मिलेगा। मुझे बताया गया कि कुछ नौजवान सवाल पूछना चाहते हैं, जरूर पूछें। तो मेरा भाषण तो सवाल जवाब में आ ही जाएगा, तो मैं लंबा भाषण न करते हुए सवालों को निमंत्रित करता हूं। एंकर का फोन चल रहा है क्या? जी शुरू हो गया। हाँ। एक वेबसाइट के माध्यम से माननीय बहुत सारे सवालों को आमंत्रित किया गया था। हजारों सवाल आए थे जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के कुछ प्रश्नों को चयनित किया गया है। सबसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, वकील भी हैं, युवा हैं, विद्यार्थी हैं। पहला सवाल मैं आमंत्रित करता हूं, फैनिल परीख यहाँ पे उपस्थित है। मैं कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि उन्हें माइक सौंपें। फैनिल परीख यहाँ पे है, हमारे बीच खड़े हो गए हैं फैनिल परीख जी। और आप अपना सवाल सीधे पूछें, संबोधित करें माननीय प्रधानमंत्री जी को। जी फैनिल परीख जो इस वक्त B6 में खड़े हुए हैं, आप सभी दर्शकों की जानकारी हेतु B6 जो मेरे बाईं ओर है और खड़े हुए हैं वहां पे सफेद शर्ट में, सारे दर्शक उन्हें देख सकते हैं। फैनिल जी, प्रधानमंत्री जी आपका प्रश्न सुन रहे हैं, आप अपना प्रश्न पूछें। फैनिल जी B6 में इस वक्त हमारे बीच में खड़े, पहले फ्लोर पे। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं और सर पहले देश में मानसिकता थी कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, पर इसमें अभी मैं बदलाव देख रहा हूं। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये बदलाव संभव कैसे हुआ?
धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने बदलाव को महसूस किया। ये बात सही है कि सबसे पहला जो हमने काम किया है, इस देश में हम लोगों के दिमाग में पिछले 10 साल में, यानी मेरे आने के पहले वाले 10 साल, 2004 से 2014 जब रिमोट वाली सरकार चलती थी, उस समय के हालात ये थे कि हर किसी ने मान लिया कुछ होने वाला नहीं, खेल खत्म। अब ऐसे ही गुजारा कर लो भाई, जो नसीब में था वो होगा। एक मानसिकता घर कर गई थी कि कुछ भी नहीं बदल सकता है। हमने सबसे पहला काम किया है, उन मानसिकता को ही बदल दिया है। सब कुछ बदल सकता है। आपने देखा होगा कि पहले अखबारों की सुर्खियां देख लीजिए, 2013-14 के अखबार निकालिए, आए दिन खबर आती रही, ये घोटाला, वो घोटाला, ये घोटाला, आता तक नहीं आता था। 4.5 साल हो गए, खबरें बदली कि नहीं बदली? हेडलाइन बदली कि नहीं बदली? वरना उस समय कोयला घोटाला, 2G घोटाला, न था ये जी कहां तक जाता है जानते हैं आप लोग। एक छोटा उदाहरण देता हूं, 26/11 हुआ था, याद है? 26/11 याद है ना? मुंबई में आतंकियों ने हमला किया था। बाद में क्या हुआ? फूल चढ़ाए, मोमबत्तियां जलाई, श्रद्धांजलि दी गई, और हमारी सरकार के दरमियान उरी हुआ था। उरी के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? ये बदल हुआ कि नहीं हुआ? तब इतनी बड़ी मात्रा में निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और सरकार सोचती रही। उरी ने हमें सोने नहीं दिया। जवान के खून का एक एक बूंद हमारे लिए पवित्र होता है। और उसी में से भीतर वो आग, कभी मुंबई में बम धमाका, कभी रेल के डिब्बे में बम धमाका, कभी दिल्ली में बम धमाका, कभी अयोध्या में बम धमाका, कभी जम्मू में बम धमाका। 4.5 साल हो गए, सब कुछ कश्मीर में अटक गया है। ये बदल है कि नहीं है? देश का नौजवान आज पैसों के अभाव में अपने सामर्थ्य के लिए निराशा को लेकर के डूबता नहीं, बैठा नहीं रहता है। मुद्रा योजना के तहत बैंक के दरवाजे खटखटाओ और बिना गारंटी आप लोन लेने के हकदार बनते हो
और अपना कारोबार शुरू कर सकते हो, पहले कभी नहीं होता था। इस देश में बलात्कार पहले भी होते थे। समाज की इस बुराई कलंक ऐसा है कि आज भी उस घटनाओं को सुनने को मिलता है, माथा शर्म से झुक जाता है, दर्द होता है। लेकिन आज 3 दिन में फांसी, 7 दिन में फांसी, 11 दिन में फांसी, 1 महीने में फांसी, लगातार उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं और नतीजे नजर आ रहे हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि बलात्कार की घटना तो 7 दिन तक टीवी पर चलाई जाती है, लेकिन फांसी की सजा की खबर आकर के चली जाती है। फांसी की खबर जितनी ज्यादा फैलेगी, उतना बलात्कार करने की विकृति लेकर के बैठा हुआ आदमी भी डरेगा, 50 बार सोचेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि देश बदल रहा है, उसका मूल कारण है 125 करोड़ देशवासियों ने तय कर लिया है कि बस अब बदल के रहना है। हम लोगों का स्वभाव है, अगर हम बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, हवाई जहाज में जा रहे हैं और बगल की सीट खाली है, हमने अपना थैली वहां रख दी, बैग रखी, पर्स रख दिया, टेलीफोन रख दिया, किताब रख दी और विमान के चलते चलते या ट्रेन के चलते चलते वहां का रिजर्वेशन जिसका वो आ गया उस सीट पर बैठने के लिए। सीट तो हमारी नहीं थी, हम तो हमारी सीट पर बैठे थे, वो तो खाली पड़ी थी, उसकी थी। वो आया, हमको टेलीफोन उठाना पड़ा, किताब उठानी पड़ी, चश्मे उठाने पड़े, मोबाइल उठाना पड़ा, मुंह लटक गया। ये कहां से आ गया? एक सीट खाली थी, मैं आराम से बैठा था, सीट आपकी नहीं थी, फिर भी एक तरफ ये हमारा अनुभव, उसी देश में देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक बार यूं ही कह दिया कि अगर आपकी स्थिति ठीक है तो आपको गैस की सब्सिडी में क्या रखा है, छोड़ दो ना। मेरे देश के 1.25 करोड़ लोगों ने छोड़ दिया। ये जन मन बदला है। 125 करोड़ देशवासियों का जन मन जो बदला है, वो देश को बदल के रहेगा, ये मेरा विश्वास है। रेल के अंदर सीनियर सिटीजन्स को सब्सिडी मिलती है, टिकट में पैसों में राहत मिलती है। मैंने ऐसे ही कहा रेलवे वालों को, जरा जो पर्ची होती है फॉर्म, उसमें लिख दो कि भाई मैं सब्सिडी सरेंडर करना चाहता हूं, मुझे जरूरत नहीं है। इतना ही लिखा, मैंने कभी भाषण नहीं किया इस पर, न कोई अपील की, कुछ नहीं किया। आपको जानकर के खुशी होगी, मेरी लास्ट जो जानकारी थी, करीब करीब 40-45 लाख ऐसे सीनियर सिटीजन जिन्होंने लिखा कि मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए, मैं पूरी टिकट देना चाहता हूं। ये है मेरे देश का सामान्य मानवीय का मिजाज जो बदला है, वही मेरे देश की भविष्य, उज्जवल भविष्य की गारंटी है। ये आशा, ये विश्वास, ये आत्मविश्वास, ये सपने और उन सपनों के अनुकूल सरकार की नीतियां, सरकार की रीति, सरकार की गति, सरकार की मति उसको एक नई ताकत देती है। पहले ऐसी मान्यता थी सब कुछ सरकार करेगी, हम ही सब कुछ है। हमने आकर के बदल दिया, जी नहीं, हमसे बड़ा देश है, देश के लोग बड़े हैं
125 करोड़ देशवासी देश बदल सकते हैं। हम तो निमित्त हैं, उनके भरोसे छोड़िए, वो देश को आगे ले जाएंगे और हमने छोड़ना तय कर लिया है। देश के भरोसे 125 करोड़ देशवासियों के भरोसे चलना, ये सपना लेकर के हम चल पड़े हैं और वही ताकत है। एक मोदी नहीं है, ये 125 करोड़ मोदी है जो देश बदल रहे हैं, जो देश बदल रहे हैं। धन्यवाद आपके सवाल के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगला प्रश्न इस ओर से है। डॉक्टर निशिल शाह हमारे बीच में है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रश्न संबोधित करें माननीय प्रधानमंत्री जी को। हमारे कार्यकर्ता माइक सौंपे उन्हें। डॉक्टर निशिल शाह प्रश्न पूछ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू इंडिया, भारत का नागरिक होते मुझे गर्व की भावना है कि सामान्य घर में से आके आप भ्रष्ट ताकतों के सामने चुनौती दे रहे हो और इसी चुनौती के साथ डर के मारे एक महागठबंधन हो रहा है। 2019 में भारत के 125 करोड़ देशवासियों कांग्रेस मुक्त भारत का इंतजार कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपने सही कहा कि आप एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं और इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ दी आपने। मुझे लगता है कि मैं इसलिए छेड़ पाया हूं क्योंकि मैं सामान्य परिवार से आता हूं। मैं भी अगर बड़े घराने से आया होता, मैं भी वो बड़े बड़े बैगेज लेकर के आया होता, तो मुझे भी डर रहता कि कल मेरी किताब खुल जाएगी तो क्या होगा। हमें तो वो डर ही नहीं था। खुली किताब जैसी जिंदगी रही है। 13-14 साल बीच आपके बीच में काम किया है, विरोधियों ने भी कभी उंगली नहीं उठाई। वही ताकत थी जिसके कारण डर नहीं लगा कभी। क्या होगा, अरे जो होगा तो होगा यार, होता क्या। दूसरा, मैं ये विश्वास से मानता हूं, ये मेरा कन्विक्शन है, हमारे देश की समस्याओं की जड़ में ये भ्रष्टाचार दिमक की तरह घुस गया है, सारी व्यवस्था को तबाह कर दिया है। कहीं से तो शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। मैं भी ये कैसे भाई इतना फैल गया है, कौन कर सकता है, छोड़ो यार, सारी सरकारें आई चली गई, कम से कम हम नहीं करेंगे, ये कह करके मैं भी छोड़ सकता था। लेकिन मेरी आत्मा कह रही थी कहीं से तो शुरू करो, और मैंने ऊपर से शुरू किया। और ये ऊपर ठीक हो जाएगा ना, तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमाभम होने वाला है। और इसलिए, और आपने देखा जिस 4-4 पीढ़ी उनको नाम लेते ही देश कांपता था। उनकी ताकत ऐसी थी, देश को 18 महीने तक जेल खाना बना दिया था। ये ताकत थी उनकी। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि 4-4 पीढ़ी भारत पर राज करने वालों को एक चाय वाला चुनौती दे रहा है।
और आपको पता है ना, आपको पता है ना, वे जमानत पे है। कभी किसी ने सोचा होगा? और भी उनके सारे सागरी दरबारी लोग हैं, वो भी जेल कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और मुझे विश्वास है 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है, ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा। देश का जिन्होंने लूटा है, उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। आप मुझे बताइए, पहले भी इस देश से बेईमानी करके, रुपये मार करके देश छोड़कर लोग भागे हैं कि नहीं भागे हैं? सैकड़ों की तादाद में भागे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या करे, वो भाग गया। हमने कानून बनाए, जो भागा है उसकी पाई पाई जब्त करेंगे। दुनिया में कहीं पर भी होगी तो भी जब्त करेंगे। और इसके कारण ये भागे हुए भी रास्ता खोज रहे हैं। लड़ाई ऐसे ही लड़ी जाती है। अगर 125 करोड़ देशवासियों का उज्जवल भविष्य, देश के नौजवानों का उज्जवल भविष्य यही दिल में भरा पड़ा है, तो ये निर्णय भी अपने आप होने लग जाते हैं जी। जहां तक आगामी चुनाव का सवाल है, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? ईश्वर, देखिए, जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है, और ये किसी के पढ़े लिख करके आए हुए लोग नहीं हैं, किसी के पढ़े पढ़ाए लोग नहीं हैं, अपने आप आवाज दे रहे हैं। क्या होगा? हमारे सामने चुनौती और है। एक दल के रूप में, एक उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस हार जाए, इतने से काम बनने वाला नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है, पिछले 70 साल में कांग्रेस ने जो गलत चीजें देश के राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में घुसेड़ दी है, देश को उससे मुक्ति दिलानी है। परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, मेरा तेरा, ये जो बीमारियां घुस गई है, देश को उससे बाहर निकालना ही पड़ेगा। और इसलिए हम मंत्र लेकर के चले हैं, सबका साथ, सबका विकास। और कोई? जी, अगला प्रश्न बहुत हजारों लोग पूछना चाहते हैं, लेकिन अगला प्रश्न इस ओर से है। मैं श्रीमती उर्मिला बारोट से निवेदन करूंगा, जो इस वक्त ये जो B31 में है, ऊपर खड़ी हुई है हमारे बीच में। मेरे कार्यकर्ता बंधु उनके पास जाएं और उन्हें माइक सौंपें और ये प्रश्न पूछे। श्रीमती उर्मिला बारोट। जी उर्मिला जी, प्रधानमंत्री जी आपका प्रश्न। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं लीगल फील्ड से हूं। मैं पिछले कई टाइम से पॉलिटिक्स को फॉलो कर रही हूं। मैंने देखा है कि 2014 में जो लोग आपको हारते हुए देखना चाहते थे, वही लोग आज मीडिया और प्रसार माध्यमों के द्वारा देश में नेगेटिविटी फैला रहे हैं और गलत मैसेज पास कर रहे हैं, जबकि हमारा देश अभी कितने टाइम से विश्व गुरु बनने जा रहा है, महासत्ता बनने जा रहा है।
और ऐसे टाइम में जब देश के लिए और राष्ट्र जब देख रहे हैं कि उसके लिए कोई देखे कि कोई राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए आप गुजराती बोलिए, चिंता मत कीजिए। जी सर, नहीं, आपका सवाल मैं समझ गया, आप जो कहना चाहते हैं आपका भाव मैं समझ गया हूं। हम बैठिए। चाहते हैं सर कि हमारे देश में जो अराजकता हो रही है वो अराजकता बंद हो और हमारा देश का पूरा विकास हो, और ये विकास में हम जैसे नागरिक देश का उज्जवल भविष्य बनाने में लगे हुए हैं और हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम जैसे नागरिकों के लिए आपका क्या संदेश है? वंदे मातरम। आपने ये जो चिंता की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ये बात सही है। अगर आप 2013-14 में जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, उस समय की खबरें देखें तो एक टोली थी, बोली नहीं थी, भली भी नहीं थी। ये टोली लगातार कह रही थी पहले, अगर बीजेपी मोदी को घोषित कर देना तो पूरी बीजेपी खत्म हो जाएगी। मोदिया ने ऐसा, मोदिया ने वैसा, मोदिया ने ऐसा, पता नहीं क्या क्या कहते थे। अब बीजेपी ने हमको घोषित कर दिया तो उन्होंने चालू कर दिया, मोदी को कौन जानता है? गुजरात वाले जानते हैं, और कौन जानता है? फिर उन्होंने चालू कर दिया, बीजेपी के पहले इतने परसेंटेज वोट थे, बढ़ बढ़ करके इतने बढ़ेंगे, इतने बढ़ेंगे तो इसका इतना टोटल लगाओ तो इतना सीट हो जाएगा, बीजेपी को बहुमत नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने बता दिया था हंग पार्लियामेंट बनेगी। ये सब हुआ था कि नहीं हुआ था? अब उस समय उन्होंने इतना सारी मेहनत की, नए नए तर्क दिए, न जाने क्या क्या बातें फैलाई, लेकिन जनता के गले नहीं उतरी। जनता के गले मोदी उतर गया। अब मुझे बताइए, 2013-14 में जिन्होंने इतनी मेहनत की, ये मोदी नाम का खड़ा ही नहीं होना चाहिए। उनके दिल में कितना गुस्सा भरा पड़ा होगा बताइए। वो अपमान महसूस करते होंगे कि नहीं करते होंगे? वो मोदी को हर हाल में नीचा दिखाने के लिए कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने अहंकार के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे? ये नेगेटिविटी का कारण वही है। लेकिन हमें ऐसी नेगेटिविटी की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें नेगेटिविटी का उत्तम उपाय क्या है? पॉजिटिविटी। हम सही सच्ची बातें अगर वो एक बार बोलते हैं तो हम 100 बार बोले, वो एक जगह पे बोलते हैं तो हम 10 जगह पे बोले, वो एक के सामने बोलते हैं तो हम 50 के सामने बोले। अगर आप सब इस काम में जुड़ जाएं तो नेगेटिविटी करने वाले 13-14 में भी कर रहे थे, अभी भी करेंगे। अच्छा, एक तो ये जमात हो गई, जिनको मेरा मुंह भी पसंद नहीं है, नाम भी पसंद नहीं है। दूसरे लोग हैं जिनको मैंने पैदा किया है। अब मुझे बताइए, जिन 3 लाख कंपनियों के ताले लगा दिए, वो मोदी जिंदाबाद बोलेगा क्या? वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा मोदी बेकार आदमी है? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? पहले हमारे यहां
फ्री प्राइस शॉप जो होता है, सस्ते अनाज की दुकान, गरीब लोग वहां से अपना राशन लेते हैं। सरकार 30-35 रुपए में खरीदती है, गरीब को 3 रुपए 2 रुपए में देती है, ताकि हमारे देश का गरीब भूखा सोना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे लोग थे, इसमें से भी खा जाते थे, गरीब का भी खा जाते थे। 6 करोड़ राशन कार्ड ऐसे थे कि जो लोग पैदा ही नहीं हुए थे, उनके नाम के राशन कार्ड थे। उनके नाम पर गेहूं जाता था, 30 वाला 3 में जाता था, फिर 30 में बिकता था, और हर किलो पर 27 रुपया उनके जेब में चला जाता था। ऐसे 6 करोड़ लोग जो गोश्त थे, भूतिया थे, जिनका अस्तित्व नहीं था, अब मैंने बंद कर दिया। जिन लोगों को सब्सिडी मिलती थी, डायरेक्ट उनके खाते में जमा होने लगी। तो बिचौलियों की दुकान बंद हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? अब जिनके जेब में हर वर्ष 90,000 करोड़ रुपया, कितना 90,000 करोड़ रुपया जिनकी जेब में जाता था, मोदी ने उसको ही ताला लगा दिया। वो मोदी को पसंद करेंगे क्या? ना वो मोदी को पसंद करेंगे क्या? मोदी, उनको मुसीबत लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अब आप मुझे बताइए, देश के लिए मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे मेरी चिंता करनी चाहिए कि देश की करनी चाहिए? मुझे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, 2019 में क्या होगा, ऐसे डरते रहना चाहिए क्या? हिम्मत से देश के हित में काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और इसलिए मैंने किया है। नेगेटिविटी करने वाले उनको मुबारक, मैंने देश हित में काम किया है, पूरी पवित्रता के साथ किया है।